एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का जेई मेन का पेपर। तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, ठीक है। कुछ अच्छे सवाल भी इसमें थे, बहुत सारे इजी एंड मॉडरेट लेवल के भी सवाल थे। तो आइए हम लोग पेपर को डिस्कस करते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए, हमारा पहला सवाल है, which one of the following compound will give orange precipitate when treated with 2,4-dinitrophenyl? आप देखो यहाँ पे ध्यान से 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजन मतलब 2,4, जिसे हम DNP के नाम से भी जानते हैं या इसका एक और नाम भी है ब्रैडिस रिएजेंट। तो हमें पता है कि जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और उसमें येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कीटोन की तरफ देखते हैं। तो ये तो आपका एस्टर है, ये भी आपका एस्टर है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका कीटोन ग्रुप यहाँ पर है। तो इसके साथ आपका जो टेस्ट होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि हमें H2SO4 भी हम इसमें लिख सकते हैं या SO4 2- लिख सकते हैं जो एसिडिक मीडियम में है। तो भाई हमें तो प्रोडक्ट एक तो हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन H2, ठीक है, क्योंकि एसिडिफाइड है मींस H+ है। तो ये तो आपका कैथोड पे जाके हमें H2 दे देगा। लेकिन एनोड में जब SO4 2- जाएगा तो ये क्या देगा, H2OH 2-। और अगर इसको एसिडिफाइड फॉर्म में लिखे तो H2S2OH, जिसका एक और नाम भी हम लोग जानते हैं मार्शल एसिड, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म होगा। तो ये H2SO8 का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका ऑप्शन 2 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द सब्सटेंस आर। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए, बी और सी तीनों का लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, मीन्स पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा आपको बोला जा रहा है कि अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन बीटा जो है वो 120 डिग्री के इक्वल है। ये जो क्राइटेरिया होता है ये किस क्रिस्टल सिस्टम के लिए होता है, ये मोनोक्लिनिक के लिए होता है। आप एनसीईआरटी में देख लोगे, इसका सभी का टेबल बनाकर दिया हुआ ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ P इन H4P2O7। तो H4P2O7 में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये 14, 4, 10 और ये आपका हो जाएगा +5। यहाँ पर अगर आप निकालोगे H4P2O7 की तो 5, 2 और ये हो जाएगा आपका +3। उसी तरह H4P2O6 में आपका 6, 2, 2 एंड ये तो ये आपका हो जाएगा +4। तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो 5, 3, 4 यानी ऑप्शन 3 आपका राइट ऑप्शन होगा। फॉर अ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ nth ऑर्डर, तो सपोज हमने रेट ऑफ रिएक्शन को मान लिया k इंटू, और रिएक्शन का ऑर्डर हमें नहीं पता तो हमने n मान लिया। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें k का यूनिट निकालना है, ठीक है। तो k का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, तो r/a⁴ क्या हो जाएगा n। अब r का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे देखो टाइम में सेकंड लिया गया, तो क्यों ना हम डायरेक्ट सेकंड ले लें। और भाई ये हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर टू दी पावर n। तो जब आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, मोल 1 - n, लीटर n-1 एंड पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3rd। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। ये तो आपका गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि एनिलीन जो होता है ये ज्यादा बेसिक होता है देन एसिटामाइड। दैट मींस CH3CONH2, क्योंकि अमाइड जो होता है वो लेस बेसिक होता है देन जितने भी अमाइंस है, चाहे वो एरोमेटिक ही क्यों ना हो। इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाकर, ठीक है, ऑक्सीजन पर चला जाता है इसका लोन पेयर, तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस का एक्सटेंट होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन से कार्बन पे जाता है, तो कार्बन पे नेगेटिव ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लेस स्टेबल होगा। इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जाने का चांसेस थोड़ा कम होता है देन दिस, इसलिए एनिलीन जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इन एलिनिन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग। ये तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि यहाँ पे इसका लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड होगा, और अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो डेफिनेटली लेस अवेलेबल होगा फॉर प्रोटोनेशन। तो जो H+ आकर अटैक करना चाहता है, तो जब H+ आएगा अटैक करने तो इसका लोन पे रेजोनेंस कर रहा होगा, तो मतलब अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी वहां पे। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, मतलब ऑप्शन 2nd। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ MnCl6। तो MnCl6 एंड 3-, तो यहाँ पर आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा Mn+3। चूंकि Cl आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगा। अगर कोई पेयरिंग नहीं होगा तो Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिख लोगे, आर्गन लिख लोगे,
4s0 लिख लोगे, M3D4 लिख लोगे। तो मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, मतलब ये कि ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगा। एंड डेफिनेटली 6 लिगेंड है तो ये आपका क्या बना देगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पैरा एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो Ma2B2 टाइप है, तो Ma2B2 टाइप है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब स्क्वायर प्लानर होगा। तो स्क्वायर प्लानर होगा तो इसके दो चांसेस होंगे, दो पॉसिबल होगा, एक सिस हो जाएगा एक ट्रांस हो जाएगा, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो। सपोज मान लो कि आपने AABB यहाँ लिख दिया, और दूसरा कॉम्बिनेशन है कि आपने यहाँ पे AB लिख दिया, और मान लो यहाँ पे A और B के बीच में कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री, और यहाँ पे आपका BA हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे A और A 90 और यहाँ पे A 180, तो A के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस हो गया। उसी तरह से NiCO4, तो NiCO4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो डेफिनेटली तुम्हारा इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो इसका तो हमने देख लिया 2, इसका हमने देख लिया 0। अब आते हैं इसमें, तो ये जो है वो है Ma3B3 टाइप, मतलब एक आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये। Ma3B3 में कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है, 2 टाइप की पॉसिबिलिटी। तो एक आपका AA, एक आपका AB एंड एक आपका BB, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा आपका AB एंड AB। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, जिसमें कि एक हम कहते हैं फेस और एक हम कहते हैं तुम्हारा मेरिडोनल आइसोमर। तो इस तरह से 2 यहाँ पर भी पॉसिबल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद है Ma2B4, तो इसके भी 2 पॉसिबल फॉर्म हो सकते हैं, ये जो दोनों A है वो 90 डिग्री पे हो जाए और दोनों A जो है वो 180 डिग्री पे हो जाए, मतलब इसके भी 2 पॉसिबल फॉर्म हो जाए। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2022। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। तो हमारा अगला है, अच्छा ऑफिशियली जो है एनटीए ने डिक्लेयर किया था आंसर जो है वो 2122 होगा, लेकिन चूंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो NiCO4 का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 0 होगा, इसलिए मेरे अकॉर्डिंगली अगर बात करोगे तो ये आंसर 3 होगा। हमारा अगला जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो, यूट्रोफिकेशन इंडिकेट्स दैट वाटर बॉडी इज पॉल्यूटेड, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन जो होता है ये वाटर पॉल्यूशन का भी एक कॉज होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द डिसॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 6 ppm इनहिबिट्स फिश ग्रोथ, डेफिनेटली 6 ppm से अगर कम हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल तो जो बायोटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं सॉरी, ठीक है, उनका ग्रोथ जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यूट्रिफिकेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यूट्रिफिकेशन से वाटर पॉल्यूट होता है, तो अगर वाटर पॉल्यूट होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो वहां पे गिरेगा। यूट्रिफिकेशन लीड्स टू एनारोबिक कंडीशन, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका हो गया इनकरेक्ट। हमारा अगला है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि रदरफोर्ड ने लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं, बोर्स मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रम को करेक्टली एक्सप्लेन किया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्रडिक्ट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी सही है, क्योंकि बोर्स मॉडल कहता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, लेकिन हाइजेनबर्ग का कहना था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी थी, मतलब वहां पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 4। हमारा अगला क्वेश्चन है presence of which reagent will affect the reversibility of the following reaction and change into a reversible reaction। तो आपको कहा जा रहा है HOCl डाइल्यूट HNO3, देखो बेसिकली इसमें रिवर्सिबल बना कौन रहा होगा पहले इस पे हम ध्यान देते हैं, तो ये I2 0 है, ये I- है, तो रिवर्सिबल क्यों हो रहा होगा, क्योंकि ये I- जो है ये फर्दर तुम्हारा I2 में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, तो हम लोग एक ऐसा रिएजेंट डालते हैं जो इस पूरे HI को कन्वर्ट कर दे, अगर मतलब कि ठीक है इसको ऑक्सीडाइज कर दे, तो ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है, कॉन्सनट्रेटेड HiO3, तो इसलिए इसके प्रेजेंस में उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जब ये ऑक्सीडाइज कर देगा तो जब ये रहेगा ही नहीं रिएक्शन में तो रिवर्स कैसे होगा, ठीक है, इसी के कारण रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, तो इसको ही हम खत्म कर देते हैं, इसलिए सबसे सुटेबल रिएजेंट कौन हो सकता है, कॉन्सनट्रेटेड HiO3। हमारा जो अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, ऑब्वियसली बारफोर्ड टेस्ट इसमें हो जाएगा तुम्हारा, तो ये जो बारफोर्ड टेस्ट है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें मोनो और डाइसैकेराइड को हम अलग करते हैं। हमारा अगला है
अच्छा, इसमें आपके कुछ ड्रग है और किस कैटेगरी में ये ड्रग बिलोंग करते हैं आपको इसके बारे में बात करनी है। तो ऑब्वियसली देखो, सबसे पहला फ्यूरासिन की बात करते हैं। फ्यूरासिन एक एंटीसेप्टिक क्रीम है होता है, तो हमारा तो ए का आपका 3 में आ जाएगा। उसके बाद है आपका एस्पेरामाइन। तो ये एस्पेरामाइन जो होता है ये आपका एंटीबायोटिक होता है, तो आपका बी का 1 हो गया। उसी तरह से तुम्हारा डाइमटोन, तो डाइमटोन आपका जो होता है सिंथेटिक एंटीहिस्टामिन्स होता है, तो सी का आपका 4 हो जाएगा। एंड आपका डी वैलियम, तो वैलियम आपका हो जाएगा ट्रैंक्विलाइजर मतलब कि 2। तो कॉम्बिनेशन हो गया 3142 3142 3142 इज द कॉम्बिनेशन ऑप्शन 4। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम बेसिकली हम किन के बीच में ड्रॉ करते थे, तो हम लोग को पता है कि भाई हम डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते थे, और जितनी भी ऑक्साइड फॉर्मेशन होता था हम उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो कुछ ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से आता था हम लोग का कि कुछ ग्राफ का नेचर तुम्हारा नेगेटिव स्लोप से भी तुम्हारा जाता था, तो मान लो ये ग्राफ का नेचर है। और कहीं कहीं ये तुम्हारा इस तरह से तुम्हारा हम लोगों को ग्राफ में क्या होता था, हम लोग को चेंज देखने को मिलता था, मतलब डिसकंटिन्यू होता था ग्राफ कहीं पर जाके। तो ये जो डिसकंटिन्यू होता था ये बताता था फेज चेंज को। ठीक है, कि कहाँ पे फेज बदल रहा होगा मेटल का, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फिर मान लो कि ये बंदा फिर से फेज चेंज कर गया, तो यहाँ से यहाँ लिक्विड पे, फिर यहाँ से यहाँ तुम्हारा गैस में बदल गया। उसके बाद जो ऊपर वाला ग्राफ जो होता है ये बताता है कि इसके नीचे में ये जितने भी एलिमेंट्स है वो तुम्हारा ये मेटल तुम्हारा उसके ऑक्साइड को उससे रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ भी हम लोग को पता चलता है। तो यहाँ पर प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट रिएक्शन रेट, ये तो नहीं है। प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट फ्री एनर्जी चेंज, ये तो सही है क्योंकि फ्री एनर्जी का ही हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट चेंज इन द फेज, ये भी हमने जस्ट बताया, फेज चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, डेफिनेटली मैंने भी कहा ना, जो नीचे वाला है वो अपने ऊपर वाले के सारे ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 आपका इनकरेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। हमारा अगला है, इसमें H3PO4 है, मतलब डिहाइड्रेशन आपका होगा। तो देख लो, सबसे पहले तो हम प्रोटोनेशन करा देंगे, तो ये आपका हो गया प्रोटोनेशन। उसके बाद ये आपका बाहर निकल गया, तो एक कार्बोकेटायन बन गया, क्लासिकल कार्बोकेटायन। इसका रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो ये रीअरेंजमेंट हो गया, तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद इसमें हम लोग हिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अल्कीन बना सकते हैं, तो हमने अल्कीन बना दिया। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2S6 है, H2O2 OH- NH2। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होता है, और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा, H और OH का एडिशन होगा, तो यहाँ पर आपका OH ग्रुप आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पे H ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड ए इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ। ठीक है, जो हमने 4 बेस पढ़ा था, एक साइटोसिन का हमने एग्जांपल लिखा था अभी एक पेपर में। ठीक है, तो ये 16 में ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन का स्ट्रक्चर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3। स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन्स आर, ऑब्वियसली उसे रोटामर्स भी कहते हैं, या इसे हम कॉन्फॉर्मर्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स हम लोग कह सकते हैं। तो 17 का आपका हो गया 2। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक हमें बताना है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला तुम्हारा NaOH, डेफिनेटली ये बेसिक है, तो हम कह सकते हैं A का 2। उसके बाद आता है तुम्हारा BOH, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो आपका 3 हो गया। उसके बाद C कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डेफिनेटली तुम्हारा क्या है, बेसिक है, तो आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद D BOH होल थ्राइस, डेफिनेटली तुम्हारा ये क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, मोनो एसिडिक लुइस बेस, मोनो बेसिक लुइस एसिड होता है ये, तो BOH होल थ्राइस क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। उसके बाद ALOH होल थ्राइस, ये क्या हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक नेचर का, तो मतलब ये 23213 का कॉम्बिनेशन ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली यहाँ पे मोर माइनस आई लगने वाला है, तो मतलब इसका स्टेबिलिटी और कम हो जाएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया इसमें, तो A आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, देन C, देन B, देन उसके बाद D। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, given below are the two statement, one is labeled as association है। ठीक है, lithium halides are somewhat covalent in nature, definitely जो lithium halide होते हैं वो covalent होते हैं, क्यों, क्योंकि lithium का साइज स्मॉल होता है, साइज स्मॉल होने के कारण इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होता है, यही रीजन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जिसको मेंशन भी किया हुआ है, मतलब ये कि असोसिएशन ए आपका करेक्ट है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4 हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 1.2। ओके, डेंसिटी हमें दे रखा है इसमें कितना 1.2 ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं हम लोग। द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम लोग को एजम्पशन मानना पड़ेगा, तो हमने मान लिया लेट 1 लीटर सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। तो अगर ये 1 लीटर अगर हमने सॉल्यूशन मान लिया, ठीक है, 1 लीटर हमने मान लिया, तो 1 लीटर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो भाई इसमें कितना मास हो जाएगा, या मान लेते हैं हम 20 लीटर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लीटर मान लिया, और इसमें डेंसिटी जो है हमें दिया हुआ है वाटर का, वो दिया हुआ है कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है वो हम लोग x मानकर ही चलते हैं ताकि आगे तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इन जनरल हम लोग बना लेते हैं। तो मान लेते हैं x ml जो है वो सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर हमने निकाल दिया, ठीक है, वेट ऑफ H2O, तो वेट ऑफ H2O जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x ग्राम। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है तुम्हारा चेंज नहीं कर रहा है सॉल्वेंट का जब हम उसमें NaOH को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम अज्यूम करके यहाँ पे चल रहे हैं। इसलिए वेट ऑफ वाटर भी कितना हो जाएगा x ग्राम, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे वाटर की दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम से हम इजीली मास निकाल सकते हैं, कितना हो गया x ग्राम हो गया। अब आप देखो कि डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का 1.2 और x ml सॉल्यूशन है, तो इन दोनों से हम मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका यहाँ से 1.2x। तो यहाँ से सॉल्यूट का भी वेट निकाल सकते हैं, तो सॉल्यूट का वेट हो गया आपका 1.2x माइनस x दैट इज 0.2x। अब आप मोलालिटी निकाल लो, तो मोलालिटी क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 0.2x बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 40 NaOH है, उसका मोलर मास 40 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का वेट हमने x ग्राम माना था, तो x बाई ये आपका हो जाएगा 1000। तो x यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 5 मोल्स पर केजी। हमारा अगला क्वेश्चन है CO2 gas adsorb on a charcoal following Freundlich adsorption isotherm for a given amount of charcoal, the mass of CO2 observed। ठीक है, हम लोग Freundlich isotherm से क्या देखते हैं, x by m जो होता है वो आपका k into p to the power 1 by m के इक्वल होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, CO2 gas adsorbed on charcoal for a given amount of charcoal the mass of CO2 absorbed becomes 64 times। तो यहाँ पे इस x by m को हम रेट ही तो लिखते हैं, तो क्यों ना इसको रेट लिख लेते हैं। अब जो न्यू रेट है वो बोला जा रहा है 64 टाइम्स r हो जा रहा है, 64 r हो जा रहा है, तो k तो चेंज करेगा नहीं। और ये क्या हो जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि जब आप प्रेशर को डबल कर देते हैं, मतलब यहाँ पे ये 2p टू द पावर क्या हो जाएगा 1 by n, तो दोनों का जब आप रेशियो ले लोगे तो 1 by 64, और यहाँ से ये हो जाएगा 1 by 2 टू द पावर 1 by n। तो आप क्या लिख सकते हो 1 by 2 टू द पावर, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप 5 लिख सकते हो, 1 by 2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो 64 है 2 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 1 by 2 टू द पावर 1 by n। तो यहाँ से 1 by n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 1 by 6, मतलब ये आपका हो जाएगा 0.17, ठीक है। तो यहाँ पे तो राउंड ऑफ करके 10 पावर माइनस 2 में ही लिखना है, ठीक है, तो 166 कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली 17 into 10 पावर माइनस 2 कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड HA इज दिस। ओके, कंडक्टिविटी दे रखा है, तो पहले हम निकाल लेते हैं मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है k into 1000 बाई कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी। तो k यहाँ पे दे रखा है 2 into 10 पावर माइनस 5 into 1000, और बाई यहाँ पे आपका मोलारिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.001। तो ये 3 और ये तुम्हारा यहाँ से चला जाएगा तुम्हारा 3, तो टोटल तुम्हारा 6 यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा m का वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा k into 1000 बाई m है ना, तो k into 1000 बाई m। ओके, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 20। ओके, नाउ अब यहाँ से आप इस चीज को देखो बच्चे कि ये जो आपने यहाँ पे निकाल लिया 20 डेल्टा m, और डेल्टा नॉट m की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है 190। तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 by 190, तो ये आपका हो गया 2 by 90, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो अब k का वैल्यू निकालना, तो k को क्या लिखते हैं c अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो कितना हो जाएगा, c के वैल्यू रखिए -3 into 2 by 19 का होल स्क्वायर बाय 1 minus 2 by 19।
इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12। हमारा अगला क्वेश्चन है 1.46 ग्राम का बायोपॉलीमर डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या लिखते हैं CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.42 इंटू 10⁻³ बार। आप चाहो तो इसको ATM में बदल सकते हो, नियरेस्ट की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन आप कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कॉन्सेंट्रेशन है तो 1.46 वेट हमने मान लिया बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम दे रखा है 100 ml मतलब 0.1 लीटर हो गया कॉन्सेंट्रेशन, इनटू 0.0821 इनटू टेम्परेचर इज 300। तो यहाँ से अगर आप मोलर मास निकालोगे तो मोलर मास आपका हो जाएगा 14.89 इंटू 10⁴ ग्राम। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बोल रहा है तो नियरेस्ट इंटीजर में आप क्या लिख सकते हो 15 लिख सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू क्लोरिनेशन टू गेट कंपाउंड ए यूजिंग 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि सपोज कोई भी कंपाउंड होगा, सपोज हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया CXHY और भी कुछ हो सकता है, इसका हमने क्लोरिनेशन करा दिया 5 ग्राम से। क्लोरिनेशन कराने के बाद प्रोडक्ट ए बन गया, ठीक है। तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट ए में जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा, मान लो हमने CP, ठीक है, HQ लिख दिया, मान लो Cl उसमें होगा तो Cl प्रेजेंट होगा तो उसको हमने Z मान लिया, ठीक है। और ये कितना ग्राम बन रहा है तो ये बोला जा रहा है 0.5 ग्राम बन रहा है, देख लो 0.5 ग्राम ऑफ A इज फॉर्म, ठीक है। अब बोला जा रहा है इसे हम AgNO3 से रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इस कंपाउंड में जितने भी क्लोरीन होंगे उसको लेकर वो चला जाएगा। तो बोला जा रहा है कि AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है। कितना AgCl बन रहा है 0.3849 बन रहा है। तो क्यों ना इन दोनों कंपाउंड पे हम POAC लगा दें। तो एक बार POAC लगा दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग को निकालना क्या बच्चे कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इसमें कितना होगा। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन के लिए हम क्या लिखते हैं Z इंटू क्लोरीन का मास 35.5 बाई टोटल इस कंपाउंड का मोलर मास इंटू 100, मतलब हम लोग को बेसिकली इसका वैल्यू चाहिए, यही हो जाएगा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो चलिए इस पे फोकस करते हैं। तो पहले हम लोग अगर POAC अगर हम लोग CAC पे लगा देते हैं POAC ऑन Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू कितना वेट है 0.3849 बाई ये आपका हो जाएगा 143.5 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमने Z क्लोरीन मान लिया है और यहाँ पे आपका वेट दिया हुआ है 0.5 और बाई मोलर मास। अब देखो Z/m तो पता चल गया हम लोग को Z/m। अब 35.5 और 100 करना है हम लोग को, तो ये 0.5 को इधर हम लोग भेज देंगे तो 0.3849 का हो जाएगा इधर 143.5 इंटू 0.5। अब ध्यान से देखो Z/m आ गया। अब इधर हमने 35.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 35.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली आपको क्या निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका नियरली 19% के आसपास आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 19। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन ट्राइअमाइन ट्राइक्लोरो ट्राइनाइट्रो कोबाल्ट। ध्यान से देखना ज्योमेट्रिकल पूछा है ना कि स्ट्रक्चरल, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा नाइट्रो ग्रुप लगाया गया है यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। CO NH3 होल थ्राइस एंड यहाँ पे आपको हो जाएगा कोबाल्ट और ट्राइअमाइन ट्राइनाइट्रो NO2 थ्राइस। तो इसका पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली MA3B3 टाइप है। तो MA3B3 टाइप है जो हमने जस्ट किया, इसका दो बनता है, एक आपका फेसियल बनेगा, एक आपका मेरिडोनल बनेगा, तो इसलिए दो आइसोमर यहाँ पे इसका पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हमारा अगला क्वेश्चन है इन गैसेस ट्राइथाइल अमाइन CNC बॉन्ड एंगल इज। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा क्योंकि मतलब मेरे अकॉर्डिंगली तो ये है कि नहीं पूछना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जनरली हम लोग को पता है कि जो NH3 का बॉन्ड एंगल होता है वो लमसम 107 डिग्री होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप इसमें इथाइल ग्रुप को अगर आप ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली इस इथाइल ग्रुप के कारण थोड़ा सा स्टेज रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, ठीक है। आपने आंसर 108 डिक्लेयर किया है, चलो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब 108 तक ही बढ़ेगा या 108.5 109 कितना हो, ठीक है। अब एक लोन पेयर होने के कारण अगर आप सोचोगे तो ऑब्वियसली 109 से क्या होगा थोड़ा कम होगा, 107 से ज्यादा होगा। तो वैसे सोच के देखोगे तो देखो हमने कहा 109 से कम और 107 से ज्यादा, तो ऑब्वियसली इसके बीच में 108 का रेंज आता है। वैसे सोचोगे तो दे सकता है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से पूछना, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मतलब कि गलत है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार
अच्छा, वाटर आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ध्यान देना, तो 100 डिग्री में क्या होगा कि जो लिक्विड होगा वो किस में बदल रहा होगा, आपको वेपर में बदल रहा होगा। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू को क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी के वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 माइनस जीरो, यानी कि 1 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर के वैल्यू 373 केल्विन। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 31.01 इंटू 10⁻²। जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर में आपका 31। हमारा अगला क्वेश्चन है PCl5 PCl3 ये ब्रेक हो रहा है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो ध्यान से PCl5 हमने लिख लिया और ये आपका इक्विलिब्रियम में ब्रेक हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में, ये एक्चुअली Cl2 होगा। ठीक है, अब आप देखो 3 मोल्स PCl5 लिया गया है, उस समय ये स्टार्टिंग में 0 होगा, ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x और ये x, चूंकि 1 लीटर का वॉल्यूम है तो ये आपका कंसंट्रेशन हो गया 1। अब आप Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हो और यहाँ पे जो Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो आपको दे रखा है 1.844। तो 1.844 का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग तुम्हारा क्या लिख सकते हैं 1.844 इंटू 3 माइनस 1.844 एक्स। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस 1.844 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस 1.844 एक्स हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा 5.532 इक्वल्स टू, यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1.844 प्लस 25.5 बाई आपका हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.6025, और जब x की वैल्यू आपकी 1.6025 आ जाएगा तो जब यहाँ से अगर आप इक्विलिब्रियम PCl5 का मोल निकालोगे जो कि कितना इक्वल है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स तो मतलब 3 माइनस 1.6025 करोगे आपको ये मिलेगा आंसर 1.396। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1396 इंटू 10⁻⁻3। सो करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग 1396 होना चाहिए, मगर उसने 1400 डिक्लेयर किया है, तो नियरेस्ट इंटीजर में है, तो नियरेस्ट इंटीजर में है तो मतलब ठीक है 1400 उसके अकॉर्डिंग ले रहा है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस में तो उसने इस तरह से इतना नियरेस्ट इंटीजर में 1400 तो कंसिडर नहीं किया है, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ये हो सकता है। तो यहाँ पे एक बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता था। हमारा अगला है द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द CO एंड द NO प्लस। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा वो आपका 6 प्लस 8 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 3, और NO प्लस है तो NO प्लस में भी आपके 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 3। तो बॉन्ड डिफरेंस जो है वो तुम्हारा x/2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस ही क्या हो गया बच्चे 0 हो गया, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट पेपर हो गया। इसमें हमने देखा कि एक दो जगह जो है वो थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में हो सकता था, अदरवाइज क्वेश्चन ओके है। तो क्वेश्चन का हमने कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, इस तरह से हम लोग अगले पेपर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।